हाँ भाई बोले होमवर्क में 3 का 11, 3 का 11 और इसके अलावा कोई डाउट भाई? जल्दी बोले। 3 का 6 नंबर और कोई डाउट इसके अलावा? बस यही है। इधर सुने 3 का 11 ये खत्म हुआ। एक शेल है, सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज है और खुद शेल का चार्ज प्लस क्यू है। आपसे पूछा कि बताओ r/2 दूरी पे किसी p पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा। p पॉइंट पे दो बंदों का पोटेंशियल है, सेंटर के पॉइंट चार्ज का। अरे सेंटर के पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल क्या KQ/r/2 होगा। और क्योंकि वो शेल का इनसाइड पॉइंट है इसलिए पोटेंशियल शेल का जुड़ेगा सरफेस के बराबर यानी KQ/r। तो क्या आपका नेट पोटेंशियल इससे निकल के आ जाएगा? इसके अलावा और कौन से में डाउट पूछा भाई? एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 6। कल आपको दो गोल्डन की पॉइंट पढ़ाए थे मैंने। एक तो दो कॉन्सेंट्रिक शेल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आउटर वाले के चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है। उस पर बेस क्वेश्चन था आपका 1 का 47, क्या वो बन गया था? दूसरा गोल्डन की पॉइंट पढ़ाया था कि जब दो शेल को एक तार से जोड़ा जाता है, एक के अंदर एक रख के तार से जोड़ा जाता है, तो क्या अंदर वाले का सारा चार्ज बाहर ट्रांसफर होता है। इसी पर बेस क्वेश्चन था एक्सरसाइज 3 का 6। इधर सुनिएगा, मैं तार को बाद में दिखाऊंगा। ऐसे आपको एक ए नाम का शेल दिखा रखा है, इसकी रेडियस है R1 और एक बी नाम का शेल दिखा रखा है, इसके रेडियस है R2। एज पर क्वेश्चन अंदर वाले शेल को, इस वाले शेल को ऐसे दिखा देते हैं। ये ए वाला शेल यहां पर इस तरह से, ये ए वाला शेल यहां पर इस तरह से। अरे भाई फटाफट से बैठे बैठे। क्लास कितनी बजे शुरू होती है? 6:50 पे शुरू होती है ना। हाँ तो इसका मतलब है 6:50 तक आपको आके बैठ जाना है। ठीक है, अब इधर सुने फटाफट। आपसे कहा गया है कि दो शेल है, अंदर वाले शेल का नाम ए, बाहर वाले शेल का नाम बी। अंदर वाले की रेडियस R1, बाहर वाले की रेडियस क्या है R2। जब तक तार नहीं जुड़ा है तो ए पॉइंट का पोटेंशियल आप क्या लिख रहे होंगे? हाँ भाई, अगर अंदर वाले पे Q नाम का चार्ज है तो बोलो अंदर वाले का पोटेंशियल क्या KQ/R1 होगा, सरफेस वाला। और क्योंकि बी पे कोई चार्ज ही नहीं है तो बी का पोटेंशियल 0। ये दोनों जुड़कर बने KQ/R1 और इसको वो कह रहा है लेट से φ1। उसने पोटेंशियल को φ1 बोल दिया तो बोल दिया, क्या ही कर लेंगे अपन। अब मुझे बताओ, अगर इन दोनों को एक तार से जोड़ दिया जाए तो आपको पता है तार से जोड़ने पर क्या अंदर का एंटायर Q चार्ज बाहर शिफ्ट हो जाएगा। ये मैंने दिखा दिया। अंदर का ब्लैक वाला Q चार्ज पूरा का पूरा चार्ज निकल के बाहर आ गया है और फाइनली अंदर वाले शेल का चार्ज क्या 0 हो गया है। अब ऑन क्लोजिंग द स्विच, अपन इसको ऐसे लिख देते हैं, या फिर ऑन कनेक्टिंग थ्रू वायर, वहां शायद वायर का मेंशन है, अपन वैसे लिख देते हैं ऑन कनेक्टिंग थ्रू वायर, ऑन कनेक्टिंग थ्रू वायर। हाँ भाई, वायर से कनेक्ट करने पे क्या अंदर का एंटायर चार्ज बाहर पहुंच चुका है। पर एक तो ए वाला शेल, ए कहीं पे भी दिख रहा हो आपको, मैं तो कह रहा हूं ए नजर भी नहीं आ रहा। कई बार बच्चे डाउट करते हैं सर ए पॉइंट तो दिख ही नहीं रहा, कहाँ है। मैं कह रहा हूं ए भले सरफेस का पॉइंट हो, ए भले अंदर यहां कहीं पॉइंट हो, ए भले यहां कहीं पॉइंट हो, क्या ए बी वाले शेल के अंदर का पॉइंट है। अंदर का पॉइंट होने के नाते उसे फ्री में एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा कि किसी भी समय उसका पोटेंशियल क्या बी के सरफेस के बराबर होगा। अरे भाई, इस बी वाले शेल के अंदर ए पॉइंट कहीं पर भी हो, तार जुड़ा हो ना जुड़ा हो, क्योंकि ए इज द इनसाइड पॉइंट, तो क्या उसका पोटेंशियल बीबी के बराबर होगा ही होगा। व्हाट इज द सरफेस पोटेंशियल ऑफ नीला वाला चार्ज बी वाला शेल? अरे क्या KQ/R2 है। और कहो तो आगे +0 भी लिख दूं। क्यों? क्योंकि जैसे अपन ने पिछली बार अंदर में बाहर वाले का 0 जोड़ा था, तो अब बोलो बाहर का जो नेट पोटेंशियल लिखोगे। अरे बाहर के शेल का KQ/R2 है, अंदर वाले शेल का क्या कोई पोटेंशियल है क्या वहां? नहीं है, क्योंकि उसका चार्ज क्या हो चुका है 0। तो बोलो नेट पोटेंशियल क्या यहाँ KQ/R2 आ गया है। आंसर KQ/R2 दे रखा होता तो मैं टिक करता, पर थोड़ा दिमाग लगाना। इक्वेशन नंबर 1 से देखिए, क्या KQ को φ1R1 लिख सकते हैं क्या? तो आपका पोटेंशियल दिया गया है φ1R1/R2। अरे क्लियर है भाई, सिंपल लॉजिक पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। इसलिए अच्छा था ये समझाने के लिए कि कॉन्सेंट्रिक होना मैंडेटरी नहीं है। क्या ये कॉन्सेंट्रिक है क्या? अरे दोनों का सेंटर कॉमन है क्या? पर एक के अंदर एक दो शेल रख के
अगर आप तार से जोड़ देंगे तो अंदर के शेल का एंटायर चार्ज बाहर के शेल को ट्रांसफर होगा ही होगा। फाइनल स्टेज में अंदर वाले पे चार्ज 0 होगा, बाहर वाले पे चार्ज पूरा का पूरा ट्रांसफर होगा, तभी कहीं जाके दोनों के पोटेंशियल इक्वल हो पाएंगे। है ना भाई, समझ में आई बात? हाँ, पीछे पीछे लास्ट, हाँ लास्ट वाले भैया, समझ में आ गई बात? क्या है? कोई बात नहीं, हर साल का ये नजारा है, कुछ अलग नहीं होता है। आप कुछ भी अलग नहीं कर रहे, जो जैसा हर साल होता है वैसा चला आ रहा है। पर कोशिश करें बदलाव करने की, नहीं तो भीड़ का हिस्सा बन के रह जाएंगे भाई। बात समझ रहे हैं? पीछे तक पहुंच रही है आवाज? आके हंसी ठिठोली बतियाना अच्छा लगता है, पर ये क्वेश्चन मैं गारंटी से कह रहा हूं आपने नहीं किया होगा। नहीं किया था ना? और मॉड्यूल का भी है, करना भी था। ये ध्यान रखना, मेहनत इज कंजर्व्ड। आज नहीं करोगे तो अगले साल करनी पड़ेगी। बात समझ रहे हैं? पर करनी पड़ेगी। टाल लो जितने साल टालना है, 2 साल 3 साल मत करो। अगर डॉक्टर बनने की ख्वाहिश लेकर बैठे हो तो वो मेहनत करनी पड़ेगी, कंजर्व्ड है, आप उसको टाल नहीं सकते। कई बच्चे होते हैं नर्चर में नहीं पढ़े, मत पढ़ो। नर्चर की मेहनत अब डबल करनी पड़ेगी 12th में अगर सिलेक्शन चाहते हो। कहोगे एंथ्यूज में भी नहीं पढ़ेंगे, मत पढ़ो। अचीवर में डबल मेहनत करनी पड़ेगी। अचीवर में भी नहीं पढ़ेंगे, मत पढ़ो। ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो कंजर्व्ड है, ये काम करना ही पड़ेगा। जितना जल्दी कर लेंगे उतना सुखी रहेंगे। फिजिक्स का मॉड्यूल किए बिना अगर आपको लग रहा है कि आप नीट में सेलेक्ट हो जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप सही सोच रहे हैं। हो सकता है आपके मायने में आपको लग रहा हो सही है, लगता है आपको बिना फिजिक्स पढ़े बिना मॉड्यूल सॉल्व किए हम डॉक्टर बन जाएंगे। अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे स्टिक करें। मेरे ओपिनियन में ऐसा नहीं है, ये करने पड़ेंगे। अभी कर लेंगे तो बेहतर है, नहीं तो बाद में करने पड़ेंगे। करने तो पड़ेंगे। अरे अभी क्लियर है भाई बात? और कोई क्वेश्चन में डाउट है? 1 का 66 कौन सा क्वेश्चन आ गया? 66 एक मिनट, 66 में डिफरेंशिएशन है क्या है? इधर दिखाना कौन सा है। अरे व्हेन द सेपरेशन, ये करवाया था आपको। जब दो चार्जेस के बीच में सेपरेशन बढ़ाएंगे तो मैं नहीं कह सकता ईपी में इंक्रीज और डिक्रीज। आपको बताया था क्या? इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ चार्ज। ग्राफ वाला याद है, यू वर्सेस आर ग्राफ? वहां पे डिस्कस हुआ था ये कि दो चार्जेस के बीच में सेपरेशन बढ़ाएंगे तो एनर्जी घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। क्या ये नेचर ऑफ चार्ज पे डिपेंड करेगा? और कोई डाउट इसके अलावा पेंडिंग? अरे और कोई डाउट है? चलिए अगली इंपॉर्टेंट हेडिंग जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, एक मिनट थोड़ा सा उसके बारे में पहले लिख लें आप। इलेक्ट्रिक डाइपोल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है। 2-2.5 लेक्चर से ज्यादा का टॉपिक नहीं है, मगर 2020 के बाद से हर साल नीट में इससे क्वेश्चन पक्के से आ रहा है। मैंने आपको पहले भी कहा था इलेक्ट्रो में 3 पार्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन डाइपोल से आता है, एक क्वेश्चन पोटेंशियल से आता है और एक जनरली फ्लक्स से आता है। इस साल फ्लक्स से नहीं आया, पर क्या पोटेंशियल एंड डाइपोल का एक क्वेश्चन था? अभी बताएंगे। और जो आपका 2024 नीट का क्वेश्चन था वो तो आज ही की क्लास से बनेगा, और कितना आसान क्वेश्चन था आपको दिखाएंगे। पहले 1 मिनट के लिए डाइपोल की डेफिनेशन लिख लें। अगर ये आपको नोट भी करना हो तो अलग से समय आपको इसके लिए दे देंगे। अगर ये अच्छा क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं फेयर कॉपी में, है ना? अगर चाहें, क्योंकि जैसा आपको सही लगे, मतलब अगर लिखना चाहे ठीक है। हेडिंग डाल दी तो कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइन लिख दो डाइपोल की डेफिनेशन, ताकि मैं इधर की कहानी शुरू करूं। इलेक्ट्रिक डाइपोल हेडिंग लिख के इसकी डेफिनेशन लिखें। इट इज अ सिस्टम ऑफ two equal and opposite charges. It is a system of two equal and opposite charges. System of two equal and opposite charges placed at a system of two equal and opposite charges placed at a very short separation. It is a system of two equal and opposite charges placed at a वेरी शॉर्ट सेपरेशन। वेरी शॉर्ट सेपरेशन के आगे आप ऐसे लिख दो 2a मच मच लेस देन r, ऐसे प्लेस्ड एट अ वेरी शॉर्ट सेपरेशन 2a मच मच लेस देन r, प्लेस्ड एट अ वेरी शॉर्ट सेपरेशन 2a मच मच लेस देन r। ये लिखा आपने। अब 3 वर्ड्स को अंडरलाइन करिए। इक्वल को अंडरलाइन करें, इक्वल लिखा ना आपने, जहां इक्वल को अंडरलाइन करिए, ऑपोजिट को अंडरलाइन करिए और वेरी शॉर्ट सेपरेशन को अंडरलाइन करिए। 3 वर्ड्स अंडरलाइन करने, कौन कौन से भाई? इक्वल, ऑपोजिट एंड वेरी शॉर्ट सेपरेशन। अंडरलाइन किया। ये 3 वर्ड डाइपोल कहलाने की शर्त है। कहानी को शुरू करते बिल्कुल जीरो लेवल से। डाइपोल,
डाई का मतलब दो पोल के स्ट्रक्चर या दो पोल के सिस्टम को कहते हैं डाईपोल। सबसे बढ़िया एग्जांपल है मैग्नेटिक डाईपोल। आगे चल के आप समझेंगे बार मैग्नेट जिसको आप जानते हैं उसका टेक्निकल नाम होता है मैग्नेटिक डाईपोल, क्योंकि क्या उसमें नॉर्थ एंड साउथ नाम के दो पोल इंक्लूड होते हैं। और एक सरल आपको एग्जांपल दे देता हूं इसका और समझाने के लिए। भाई एक अकेला अगर आदमी है तो सिंगल मैन है, एक अकेली औरत है तो क्या वो सिंगल लेडी है? पर जब शादी हो जाती है उनकी तो क्या वो कंबाइंड में कपल कहलाते हैं? ऐसे प्लस क्यू और माइनस क्यू दो चार्ज वैसे तो इंडिविजुअल पॉइंट चार्जेस थे, पर दोनों अगर एक छोटे सेपरेशन पे साथ में आ जाते हैं तो उसको एक सिंगल बॉडी की तरह ट्रीट करते हैं और उस सिंगल बॉडी को क्या नाम दिया जाता है? डाईपोल। अब जो आपने डाईपोल की बात कही है, ये हेडिंग तो खैर आपने लिखी दिया था, यहां दिखा देते हैं। डाईपोल किसको कह रहे हैं अपन? दो चार्ज होंगे यहाँ, ऐसे दो पॉइंट चार्जेस का सिस्टम होता है। एक चार्ज यहाँ पे दिखा दिया है माइनस के क्यू, एक चार्ज यहाँ पे दिखा दिया है प्लस के क्यू। क्या इनका मैग्नीट्यूड बराबर है भाई? मैग्नीट्यूड बराबर, नेचर ऑपोजिट होना चाहिए और सेपरेशन स्मॉल होना चाहिए। मैं वो भी समझाता हूं अभी आपको। आगे से आपको बताएंगे इसे बार बार दो चार्ज न दिखा के इस पूरे को एक सिंगल ब्लू एरो से अपन ऐसे दिखाएंगे। पी वेक्टर लिखेंगे, डाइपोल मोमेंट वेक्टर होगा, अभी बात करेंगे। और कोई झगड़ा ना हो दोनों के बीच में, इसीलिए सारी दूरियां सेंटर ऑफ डाइपोल से नापी जाती है। जो सेंटर ऑफ डाइपोल है यहां से सारी दूरी नापी जाएगी। एक पैरामीटर है डाइपोल लेंथ। डाइपोल लेंथ का मतलब है दोनों चार्ज के बीच की दूरी। इधर की तरफ भी ये दूरी a है और इधर की तरफ भी ये दूरी a है, तो बोलो दोनों चार्ज के बीच की टोटल वाली दूरी क्या हो गई है? 2a। इस कंप्लीट सिस्टम को कहा जाता है डाइपोल। हम हर बार दो चार्ज न दिखा के केवल एक नीले रंग का एरो बनाएंगे P लिख के, तो उसका मतलब भी डाइपोल है। अब आप इधर सुनो, मान लो एक चार्ज +2 कूलम है, एक -3 कूलम, बोलो डाइपोल है क्या? क्यों भाई, क्या दिक्कत आ गई? अरे क्या मैग्नीट्यूड अलग है? चलो आपकी बात मान ली मैंने, यहाँ पे ये लो प्लस के 2 कूलम। चलो, क्या एक +2 है तो क्या एक -2 होना चाहिए? पर एक मिनट सुनो, मान लो इनके बीच की दूरी है कुछ भी मान लो आप, तो ऐसे 10 सेंटीमीटर है ना, 5-5 की यहाँ पे दूरी दिखाती 10 सेंटीमीटर। और जहां आप फील्ड निकाल रहे हैं वो दूरी सेंटर से मान लीजिए 15 सेंटीमीटर है। हम कैलकुलेशन कर रहे हैं और इस दूरी पे 15 सेंटीमीटर पे फील्ड निकाल रहे हैं। बोलो क्या ये दूरी आर, इसको आगे चल के अपन आर कहेंगे, और इसको डाइपोल लेंथ को क्या 2a कह रहे हैं अपन? क्या आर मच ग्रेटर देन 2a है क्या? नहीं। तो अभी भी ये सिस्टम डाइपोल नहीं कहलाएगा। ये सिस्टम डाइपोल तब कहलाएगा कि अगर मान लो दूरी 10 है और जिस दूरी पे आप फील्ड विल्ड निकाल रहे हो, मान लो ये 150 मीटर है, ऐसे मान लो। बोलो क्या 150 मीटर के आगे 10 सेंटीमीटर नेग्लिजिबल है? तब कहीं जाके ये सिस्टम डाइपोल कहलाएगा। ये बात नीट के क्वेश्चन में आई है, आज होमवर्क में जो आपको मिलेगा। चार्जेस के कारण पोटेंशियल पूछा था, डाइपोल जैसा सेटअप है मगर वही लफड़ा हुआ। ये दूरी L, ये दूरी L, और मान लो सेंटर से आपको दूरी कुछ 2L दे दिया, 3L दे दी है। अरे 3L क्या L के रेस्पेक्ट में बहुत लार्ज वैल्यू है क्या? तो फिर वो डाइपोल नहीं बनेगा। फिर क्या हमें इन्हें पॉइंट चार्ज मान के ट्रीट करना पड़ेगा? तो ध्यान से सुनिए, डाइपोल कहलाने की तीनों शर्तें तीनों ही पूरी होनी चाहिए। चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, नेचर ऑपोजिट होना चाहिए, और जो उनका डाइपोल लेंथ है, क्या दूरी आर यानी जहां आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्या उस दूरी के रेस्पेक्ट में डाइपोल लेंथ बहुत छोटी होनी चाहिए? तब कहीं जाके आप उस सिस्टम को डाइपोल कहेंगे। अब एक और बात सुनो, कोई मुझसे कहे कि दो चार्ज को पास में रखने पे एक नया टॉपिक बन जाता है डाइपोल, तो मैं कभी उन दो चार्ज को पास आने ही नहीं दूं। अरे बीच में अंबुजा सीमेंट की दीवार चुनवा देंगे, भले इनको चेन से बांध देंगे, पर क्या इनको दूर रखेंगे? क्योंकि अगर इनके पास आने से डाइपोल नाम का हेडिंग बन रहा है तो हम ऐसा होने नहीं देंगे। डाइपोल हम बनाते नहीं है, नेचर में ये खुद बन के आते हैं। और कहाँ बन के आते हैं? एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल पे। जैसे केमिस्ट्री में आपने कहीं जगह देखा होगा HCl मॉलिक्यूल, जानते हैं क्या भाई? अरे H+Cl-, तो क्या बन गया है डाइपोल। एटम में मॉलिक्यूलर लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे, एटम की बात कर लो, क्या एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, प्लस और माइनस है, छोटी सी दूरी है, क्या डाइपोल टाइप की चीजें बनेगी? तो आपको एक प्रैक्टिकल बात ये समझा रहे कि ऐसे हम कोई दो चार्ज रख के डाइपोल बनाते नहीं है। क्या नेचर में एटम एंड मॉलिक्यूलर लेवल पे ऑटोमेटिकली डाइपोल बन के मिलते हैं? जैसे वाटर मॉलिक्यूल, शायद 104 डिग्री का कुछ बॉन्ड एंगल होता है, मुझे तो ध्यान नहीं है, शायद 104 ही होता है, 104 या 105 बॉन्ड एंगल, उसका डाइपोल मोमेंट आता है 1.85 डी बाय। तो ये मॉलिक्यूलर लेवल पे, मॉलिक्यूल्स पे, एटम्स पे, यहाँ पे डाइपोल बनते हैं। अब आपको कुछ बातें फटाफट बता देता हूँ।
पहले तो हमें एक पैरामीटर इसमें जानना है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और इसको पी वेक्टर से, छोटे वाले पी वेक्टर से दिखाया जाता है। एक सिंपल सा ए सिंबल है। हाँ भाई, नाम सुना होगा आपने, ऐसे कहते हैं ना, मोमेंट है भाई, मोमेंट है। यही वो मोमेंट है, हाँ यही वो मोमेंट है जहां आपको मोमेंट समझना है। मोमेंट का मतलब होता है किसी भी क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन बाय डिस्टेंस। जैसे द मोमेंट ऑफ फोर्स, क्या दैट इज कॉल्ड टॉर्क। इसीलिए 11वीं में कई जगह आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया नाम सुना होगा। ये सब नाम सुने, वो कहीं ना कहीं डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लीकेशन वाली बात थी और कुछ भी नहीं है। आप तो सुनो, सबसे शॉर्टेस्ट डेफिनेशन बताता हूं। डाइपोल मोमेंट क्या है, ऐसे मैं डायरेक्टली लिख देता हूं। इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर कोई आपसे पूछे कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो आपको कहना है कि किसी डाइपोल की स्ट्रेंथ का मेजर होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। फॉर्मूला पहले बता देता हूं। P बराबर होता है आइदर चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डाइपोल लेंथ। बस ये एक बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ये जो मैंने यहां पे लिख दी है। कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डाइपोल लेंथ, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो जरा ऊपर वाले का नक्शा देखकर बताना, कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या Q है, डाइपोल लेंथ मतलब दोनों चार्ज के बीच की दूरी, तो बोलो क्या Q इंटू 2a इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ द अबव सिस्टम। और हाँ, इसको अगर आप जबरदस्ती वेक्टर फॉर्म में भी लिखना चाहे तो अपन लिख सकते हैं। इन वेक्टर फॉर्म अगर बात करी जाए तो P वेक्टर बराबर लिखा जाता है Q इंटू 2a वेक्टर। अब इधर सुनना, दिमाग नहीं लगाना इसमें ज्यादा। 2a तो डाइपोल लेंथ है और लेंथ होती है स्केलर, पर क्या फिर भी जबरदस्ती उस पर रख दिया वेक्टर, कुछ नहीं। 2a वेक्टर की डायरेक्शन अभी बताएंगे, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है, तो कुछ नहीं। आप तो फॉर्मूले का याद रखो, क्या कोई भी एक चार्ज इंटू डाइपोल लेंथ लिखना है, इसको तो कहते हैं डाइपोल मोमेंट। अब ये लाइन समझाता हूं, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक बात जरा समझ के देखना आप, यहां पे मैं रफली अगर आपको ये बात कहूं, एक पॉइंट चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड Q है। अगर कोई कहे कि इस Q को बढ़ा दे, एक पॉइंट चार्ज के लिए उसका मैग्नीट्यूड क्या है Q, क्योंकि उसके जिंदगी में क्या मायने है, तो आप कहेंगे सब कुछ क्या इस Q पे टिका हुआ है। अगर मैं इस Q की वैल्यू बढ़ा दूं तो बोलो क्या यहाँ इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़कर मिलेगा। अरे KQ/R² याद है ना। बोलो क्या यहाँ पोटेंशियल KQ/R बढ़ के मिलेगा। यहाँ कोई चार्ज रखा होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी यूपी बराबर QVP बढ़कर आएगी। अरे यहाँ कोई चार्ज होगा तो क्या F बराबर QE का फोर्स भी बढ़कर आएगा। तो जैसे एक सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए Q नाम की चीज होती है, ऐसे डाइपोल के लिए वो Q बन जाता है P। आपको बताएंगे अभी, अगर डाइपोल मोमेंट बढ़ा दोगे, किसी डाइपोल का डाइपोल मोमेंट बढ़ा दोगे, तो उससे R दूरी पे P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़कर मिलेगा, पोटेंशियल भी बढ़कर मिलेगा, एनर्जी भी बढ़कर मिलेगी, फोर्स भी बढ़कर मिलेगी। तो यार सरल शब्दों में समझा दूं आपको, जैसे किसी पॉइंट चार्ज के लिए Q नाम की चीज होती है, पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या Q लिखते हैं, ऐसे डाइपोल के लिए क्या लिखेंगे P। वहां Q नहीं लिखना है, डाइपोल के लिए क्या टर्म यूज करना है P। क्या P इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। सीधी सीधी बात ध्यान रखनी, जैसे पॉइंट चार्ज के लिए Q लिखते हैं, ऐसे डाइपोल मोमेंट के लिए P लिखा जाता है। सारा कैलकुलेशन डाइपोल मोमेंट का P का मतलब इसी के हिसाब से कैलकुलेशन होता है। अब दो चार बातें इधर सुन लो फटाफट से। नोट का पहला नंबर पॉइंट, जब P पे वेक्टर लगाए दिया है तो क्या दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, और इसीलिए हैंस फॉलोज कौन सा वाला रूल, सुपरपोजिशन रूल। अरे बताया था भाई, ये पहली बार में तो ये भी समझाने में बड़े दिक्कत आई थी मुझे। सुपरपोजिशन रूल के क्या दो पार्ट थे, एक तो एक का जो भी होगा वो क्या दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा, और फिर जो भी नेट होगा क्या वो सबका वेक्टर सम होगा। तो सेम बात है, एक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट क्या दूसरे डाइपोल से इंडिपेंडेंट है। सिस्टम का नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है तो फिर क्या सबका हमें वेक्टर सम करना होगा। दैट इज P नेट वेक्टर बराबर होगा वही P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर प्लस 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 अप टू Pn वेक्टर। पहला पॉइंट क्लियर है, ठीक है। दूसरा इधर सुनिए, डायरेक्शन बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, इसको मैं गोल्डन की पॉइंट के रूप में स्वर्ण मार्कर से ना सही नीले से लिख के दिखा देता हूं। ऑलवेज फ्रॉम -Q टू प्लस Q चार्ज। डायरेक्शन हमेशा कहां से कहां दिखानी है, -Q से +Q चार्ज Q। और केमिस्ट्री में हो सकता है कभी अगर आपके सामने ये नाम आए तो वहां उल्टा बताया जाएगा, वहां क्या प्लस से माइनस कहते हैं।
हमें चक्कर में नहीं पड़ना, फिजिक्स में माइनस क्यू से प्लस क्यू दिखाना है। कन्वेंशन वन्वेंशन नहीं है, पॉइंट ऑफ व्यू का फर्क है। थर्मोडायनामिक्स में भी होता है, अरे वहां क्या उल्टा लगता है, कुछ नहीं है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हम सिस्टम से काम लेना चाह रहे हैं, केमिस्ट्री अपने आप को थर्मोडायनेमिक सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखती है, इसलिए कोई गलत नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह है। क्या नजरिया अलग अलग हो ही सकता है, तो अभी उसमें मत जाओ, आपको तो सीधे ध्यान रखना है डाइपोल मोमेंट का वेक्टर दिखाना है, तो हमेशा कहां से कहां दिखाना है। तो देख लो, क्या मैंने नीला वाला वेक्टर पहले से माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर दिखा रखा है, ठीक है। तीसरे नंबर की बात इधर ध्यान से सुनो, नीट में अगर न्यूमेरिकल करना है तो ऐसा यूनिट ऑफ पी वेक्टर क्या होगी, कूलाम मीटर, है ना। इसको इस तरह से ध्यान से लिखना, सी कैपिटल में होना चाहिए। अरे सी अगर छोटा लिखोगे तो क्या सेंटीमीटर दिखेगा, ऐसा यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज कूलाम मीटर, ठीक है। न्यूमेरिकल हमारे इसी से चलेंगे, कूलाम मीटर से। पर एक और बात सुनो इधर, एक होती है प्रैक्टिकल यूनिट। प्रैक्टिकल यूनिट का मतलब क्या है, जो 12th के प्रैक्टिकल में पूछी जाए, नहीं, यहाँ प्रैक्टिकल का मतलब है व्यवहारिक यूनिट। व्यवहारिक यूनिट इसकी क्या है, डी बाय। बताते ये व्यवहारिक क्यों है, पर इधर सुनना, अगर डी बाय में डेटा दे दिया तो दिक्कत आ जाएगी। आपका तो क्या सारा न्यूमेरिकल कूलाम मीटर में होगा। एक स्टैंडर्ड ये डेफिनेशन भी पूछी जाती है, पिछले साल के मॉड्यूल में तो ये क्वेश्चन भी था, अभी हट गया, कि 1 डी बाय किसको कहते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं 1 डी बाय किसको कहते हैं। दो चार्ज लेकर आओ, एक 10 की पावर -10 ESU का नेगेटिव इधर, और एक इधर प्लस 10 की पावर -10 ESU का इधर। अरे यू नो व्हाट इज ESU, चेक कर लो, क्या मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है। 10 की पावर -10 ESU के दो चार्ज, एक प्लस में है और एक माइनस है, और अगर इनके बीच की दूरी आप 1 एंगस्ट्रॉम रख रहे हैं तो इस सिस्टम का जो डाइपोल मोमेंट बनेगा माइनस से प्लस की ओर, वो डाइपोल मोमेंट P बराबर क्या होगा, 1 डी बाय। डेफिनेशन पढ़ी जाए तो इसकी ऐसे पढ़ी जाती है कि 1 डी बाय इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस हैविंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ 10 की पावर -10 ESU एंड अ सेपरेशन ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम। दोबारा बोल पाओगे ऐसा, दोबारा सोच के देखो, कुछ भी नहीं, शॉर्ट में कहना है 1 डी बाय उस सिस्टम का डाइपोल मोमेंट है जिसमें चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 की पावर -10 ESU, और चार्जेस के बीच की दूरी कितनी है, 1 एंगस्ट्रॉम। क्या इसको कभी इंग्लिश में लिख पाओगे, ये अगर पूछा जाए तो। पर सुनो, मेरा काम ये नहीं, मुझे तो आगे इसका रिलेशन बताना है। तो सुनिएगा, बाय डेफिनेशन 1 डी बाय बराबर आपने कहा है 10 की पावर -10 ESU मल्टीप्लाइड बाय 1 एंगस्ट्रॉम। क्या मैंने फॉर्मूला सही लगा दिया भाई, मैंने क्या फॉर्मूला लगाया आपको इधर दिखाते हैं, ये देखना है इस तरह। अरे क्या कोई भी एक चार्ज इनटू डाइपोल लेंथ कर दिया है। एक एक्स्ट्रा बात और इधर सुनो, केवल एक बार के लिए, ये जो ESU है इसी को फ्रैंकलिन भी कहा जाता है। ये यही बताया जाता है ताकि कभी आपके सामने नाम आ जाए। शुरू में बताते तो क्या लफड़े ज्यादा होते भाई, अरे पहले दिन तो क्या ESU ही भारी पड़ रहा था। अभी आपको बता दिया कि हाँ भाई, इसी को फ्रैंकलिन भी कहते हैं। व्हाट इज 1 एंगस्ट्रॉम, दैट इज 10 की पावर -10 मीटर। वापस से अपन इसको बदल देते हैं, 1 डी बाय बराबर 10 की पावर -20 ESU इंटू मीटर। मैंने फ्रैंकलिन को वापस से ESU में कन्वर्ट कर दिया है। सिंस 1 कूलाम बराबर होता है 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU। अरे होता है ना भाई, तो यहां से सुनो, 10 की पावर -20 को एज इट इज, ESU को कन्वर्ट कर दिया मैंने कूलाम में, तो 1/3 इंटू 10 की पावर 9 कूलाम मीटर। और एक मैन्युपुलेशन स्टेप मैंने ये किया कि ऊपर नीचे इस पूरे को 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। क्या कर सकते हैं ये काम, ये एक्स्ट्रा अपनी तरफ से किया। आप देखना इसका रिजल्ट क्या निकल के आया, आपको यहाँ बता देते हैं। 1 डी बाय बराबर, ये 10 और 3 एक साथ लिखो, 10/3, 9 और ये मिला के क्या पावर नीचे 10 की पावर 10 है, ऊपर जाकर माइनस होगी -30 कूलाम मीटर। एंड फाइनल स्टेटमेंट है कि 1 डी बाय बराबर होता है 3.33 इंटू 10 की पावर -30 कूलाम मीटर। क्या आपको तो ये रिजल्ट ही याद रखना पड़ेगा। मान लो वाटर का मॉलिक्यूल दे दिया, आए थे भाई ऐसे क्वेश्चन, आपके सीनियर्स ने बहुत कुछ झेला है ना। कई साल पहले एम्स में क्वेश्चन आया था कि वाटर के मॉलिक्यूल को 180 डिग्री रोटेट करने पे वर्क डन क्या होगा। तो आपको बताएंगे 0 से 180 रोटेट का वर्क डन तो 2 PE होता है, पर उसका डायपोल मोमेंट खुद याद रखना था। चलो याद रख लिया 1.85 डी बाय, तो भी काम नहीं चलेगा। क्या डी बाय को कूलाम मीटर में बदलना पड़ेगा। 1 डी बाय कितना होता है,
तो क्या ऐसे 1.85 डी बाय निकाल सकते हैं? मुद्दे की बात, कौन बड़ी यूनिट है, कूलाम मीटर या डी बाय? अरे कूलाम मीटर बहुत ही बड़ी यूनिट है। क्या कूलाम मीटर इससे 10 की पावर 30 टाइम ज्यादा है? एक लमसम में डी बाय से क्या 10 की पावर 30 टाइम ज्यादा है? यहां मैं आपको अब मतलब बताता हूं इसको प्रैक्टिकल यूनिट क्यों कहा। भैया हकीकत की दुनिया में न तो 1 कूलम के चार्ज 1 मीटर की दूरी पे रखे जाते, न ऐसा कोई सिस्टम कभी डाइपोल बनता है। हकीकत की दुनिया में जब आप एटम और मॉलिक्यूल के लेवल पे डाइपोल्स को डिस्कस करते हैं तो जो चार्जेस मिलते हैं उनका ऑर्डर होता है 10 की पावर -10 ESU का ऑर्डर। ऑर्डर कितना आता है वहां? 10 की पावर। और जो दूरियां आती है क्या वो एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की ही होती है? इसलिए जो डाइपोल मोमेंट निकल के आता है वो डी बाय ऑर्डर का होता है। अब आप सोचो अगर अपन हर जगह कूलाम मीटर लेकर चलेंगे तो क्या बार बार 10 की पावर -30 के ऑर्डर में कैलकुलेशन करने पड़ेंगे? उस दुविधा से बचने के लिए एक छोटी इकाई, एक छोटी यूनिट इस्तेमाल की जाती है जिसका नाम क्या है? डी बाय। प्रैक्टिकल यूनिट है मगर आपके न्यूमेरिकल में काम नहीं आएगी। क्या हम न्यूमेरिकल एसआई सिस्टम में सॉल्व करेंगे? और एसआई सिस्टम में यूनिट क्या चलेगी? केवल कूलाम मीटर। तो कभी जरूरत पड़ेगी तो डीवाई को आप उसमें कन्वर्ट करेंगे। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन इस पर कैसा होगा मैं बता देता हूं। अगर ये किसी को लिखना है क्या भाई? अरे कोई अभी नोट करना चाह रहा है क्या क्लास में, या फिर ऑनलाइन में घर जाके नोट करेंगे? कर रहे हैं इसको नोट? किसी का लिखने का है क्या या पेंडिंग? देख ले, अगर 2 मिनट 5 मिनट में किसी को लिखना है तो नोट कर ले, मैं अगला क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं यहाँ पे। हो गया क्या भाई ये वाला नोट? मिटा दें इसको इधर। एक मिनट के लिए इधर सुने दो क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह का प्रोफाइल आपके मॉड्यूल में एक भी क्वेश्चन नहीं है, पर ये प्रोफाइल आता है रेस में है ना? इस तरह का क्वेश्चन आपको वहां मिलेगा। इधर सुन लो एक मिनट। 3 पॉइंट चार्ज है जो दे रखे हैं, कुछ कुछ लोकेशन से जहां रखे हुए हैं, सिस्टम का डाइपोल मोमेंट बताना है। जैसा कह रहा है अगर वैसा डायग्राम बना के आपको यहाँ पे दिखाया जाए तो कहानी काफी हद तक आपको क्लियर हो जाएगी। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। 3 चार्ज है। एक पहला चार्ज यहाँ पे इस तरह से रखा हुआ है +Q। जरा चेक करना क्या पहला चार्ज a,0 पे है? a,0 का मतलब क्या ओरिजिन के रेस्पेक्ट में यहां से a दूरी पर है। एक दूसरा चार्ज पहले तीसरा नंबर का पढ़ लो। तीसरा +Q क्या 0,a पे रखा है? 0,a का मतलब है ये चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है। ये +Q अपन ने इधर से दिखा दिया, चलो इधर लिख देता हूं इसको, है ना? ये +Q चार्ज यहाँ पे रखा है। और हाँ भाई इसकी भी दूरी जो है क्या वो यहां से यहां तक की दूरी a दे रखी है। और एक तीसरा चार्ज आपका यहाँ पे रखा हुआ है। कितना चार्ज रखा हुआ है? -K2Q। क्या ये ओरिजिन पे रखा हुआ है भाई? चलो इसको अगर आप चाहें तो ऐसे दिखा देते, ये रहा ओरिजिन, ये मैंने इस तरह से दिखा दिया। एक इस क्वेश्चन की पहचान होती है सारे चार्जेस का नेट सम 0 आना चाहिए। चेक करना भाई,
अरे इन सबको जोड़ के देखो। और साथ में एक और एक्स्ट्रा बात सुन लो, क्या डाइपोल सिस्टम का नेट चार्ज 0 है? अरे भाई डाइपोल कहलाने के लिए क्या इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होना मैंडेटरी है? प्लस क्यू माइनस क्यू जुड़ के क्या सिस्टम का नेट चार्ज विल बी ऑलवेज 0? इसलिए सुन लो, किसी भी डाइपोल को गॉसियन सरफेस में पैक करोगे तो क्या उसका नेट फ्लक्स विल बी ऑलवेज ऑलवेज 0? नीट में आ चुका, आप क्वेश्चन कर भी चुके हैं, एक्सरसाइज 2 में होगा, शायद 12 नंबर पे था। एक स्पेयर के अंदर अगर 8 इलेक्ट्रिक डाइपोल को पैक किया है, बोलिए नेट फ्लक्स थ्रू द स्पेयर कितना होगा? और 8 ही नहीं 800 डाइपोल भी होंगे तो भी क्या नेट फ्लक्स विल बी 0? क्योंकि प्लस क्यू चार्जेस का जितना आउटगोइंग फ्लक्स होगा, क्या माइनस क्यू चार्जेस का उतना इनकमिंग फ्लक्स हो जाएगा? नेट फ्लक्स क्या होगा? 0। अब सुनिए, इस क्वेश्चन को करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। इसको अपना डाइपोल बनाने के लिए कितना चार्ज चाहिए भाई? माइनस क्यू चाहिए ना, तो दे दो इसको माइनस क्यू, क्या दिक्कत है? ऊपर वाले को अपना डाइपोल बनाने के लिए कितना चार्ज चाहिए? माइनस क्यू, इसको भी मैंने माइनस क्यू चार्ज दे दिया। अरे सरल भाषा में देखा जाए तो ये वही पेंटागन प्रॉब्लम वाली किस्सा हमने रिपीट कर दिया है। अभी यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, ये -2q तो मैंने यहाँ लिख दिया, क्या दिस इज ओरिजिन भाई? ये दिख रहा है। मैंने ब्लैक वाले -2q को क्या दो नीले वाले -q चार्ज में कन्वर्ट कर दिया है। इससे इन दोनों का घर बस गया। ये देख लो, क्या ये -q प्लस q मिलके क्या ये एक डाइपोल बन गया है? डायरेक्शन चेक कर लो, क्या सही दिखा रहे हैं? इधर का -q और +q मिलके एक डाइपोल बन गया है P। ध्यान रखना, एक चार्ज एक ही तरफ डाइपोल बनाएगा, दूसरे के साथ उसको नहीं इन्वॉल्व करना है। तो क्या उन दोनों का एक पेयर बन गया है? इन दोनों का एक पेयर। दोनों को मैंने P क्यों लिखा, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर है, और P बराबर क्या लिखो, Q इंटू 2a या Q इंटू a? अरे भाई अभी अभी तो Q इंटू 2a पढ़ाया था सन ने। अरे मैं क्या करूं यार, वहां डाइपोल लेंथ ए दे रखी है तो क्या डाइपोल लेंथ ए माननी पड़ेगी? Q इंटू 2a क्यों लिखेंगे, वहां Q इंटू a है। सिंस डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आप समझ ही पाएंगे कि अगर दो वेक्टर इस तरह से 90 डिग्री के एंगल पर यहाँ पे इस तरह से दिखाया जाए, बोलिए रिजल्टेंट कितना आएगा? अरे रिजल्टेंट क्या बीचों बीच आएगा, और कितना आएगा? √2 टाइम P। और क्या इसकी डायरेक्शन यहाँ से 45 डिग्री होगी? तो ये लो भाई, पी नेट वैक्टर हम लिखने जा रहे हैं √2 टाइम P। P के नाम पे क्या √2 QA लिख दें। मैग्नीट्यूड तो बड़ी ही आसानी से मिल गया, पर AI50 ने ये क्वेश्चन जब पूछा तो डायरेक्शन बड़े ही अजीब तरीके से आंसर करी। क्या आप एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जानते हैं, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू mx, c नहीं है यानी पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और अगर y इक्वल टू एक्स लिख रहे हैं तो m इक्वल टू 1 है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद कोई भी एक एक्सिस। क्या एक्स और वाई दोनों से 45 डिग्री एंगल पर है? तो उन्होंने इसकी डायरेक्शन ऐसे लिखी, अलोंग y इक्वल टू एक्स लाइन। सही लिखा क्या उन्होंने डायरेक्शन? अरे जरा समझ के देखो, क्या डायरेक्शन अलोंग y इक्वल टू एक्स लाइन कह सकते हैं? मैं खुद मानता हूं, क्या हम सरल शब्दों में यूं बोल देते कि एक्स एक्सिस से 45 डिग्री एंगल पर नहीं, उन्होंने ऑप्शन जो दिए थे उसमें डायरेक्शन को अलग तरह से पूछा था, और डायरेक्शन क्या दे रखी थी, अलोंग y इक्वल टू एक्स लाइन। अरे AI50 का इक्वेशन है भाई, क्या दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री? वो अपन को करना है। अब आप एक मिनट एक क्वेश्चन और सुनो, यहाँ फाइंड P सिस्टम। सिस्टम का डाइपोल मोमेंट हमें बताना है, और बहुत ही बढ़िया सा सिस्टम है। यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला खेल क्या है, आपको इस तरह से दिखाते हैं। ये ओरिजिन है, इधर y एक्सिस है, इधर x एक्सिस है, इस तरह से, और कुछ चार्जेस यहाँ ऐसे रखे हुए हैं। यहाँ पे आप एक चार्ज दिखा दो +k2q, यहाँ पे मैंने एक चार्ज दिखा दिया है +k2q, एक चार्ज मैंने यहाँ पे दिखा दिया है -k-q। अच्छा, सबकी दूरी वही a और a के बराबर मान के चलनी, इस तरह से। आप बताओ यहाँ चौथा चार्ज क्या बताऊं कि सबका सम टोटल 0 आ जाए? अरे सबको जोड़ के क्या -k3q यहाँ दिखाना पड़ेगा। अब मान लो ये 4 चार्ज का सिस्टम है और सिस्टम का डाइपोल मोमेंट बताना है। एक तो तरीका पिछली बार वाला सेम है, क्या -3q में से चार्ज निकालते चले जाएंगे, वो भी हो जाता। इसमें थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाली बात आपको बताता हूं, देखना क्या किया। इस +2q को अपना डाइपोल बनाने के लिए कितना चार्ज चाहिए? अरे -2q दे दो इसको, क्या दिक्कत है? इधर वाले राइट साइड वाले को भी, इसको भी दे दो। ऊपर वाले -3q को, इसको भी दे दो। नीचे वाले चार्ज को कितना चाहिए? +q, इसको भी दे दो। जरा चेक करना चारों नीले वाले चार्जेस का सम टोटल क्या 0 आ रहा है क्या?
क्या मैंने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कोई भी वायलेशन किया है? नहीं। फिर ऑल इज वेल, फिर कोई दिक्कत नहीं। इधर सुनिए, अब इस वाले -2q + 2q वाले सिस्टम का एक डायपोल मोमेंट जितना इधर P1 आएगा, चेक करो क्या इस वाले का भी उतना ही P1 ही आएगा? अरे P2 नहीं लिखा क्या? मैग्नीट्यूड दोनों के बराबर है, इन दोनों के डायपोल मोमेंट कट गए हैं। अब मैं आपको सिंपल भाषा में दिखाता हूँ, सॉल्यूशन तो ये कर रहे हैं अपन। आप इन दोनों को तो हटाओ, ये दोनों तो गए यहां से, ये y एक्सिस इधर है, x एक्सिस इधर है। हाँ भाई जल्दी बोलो, ऊपर के -3q + 3q वाले का डायपोल मोमेंट क्या नीचे की ओर होगा? इसको मैंने P3 वेक्टर लिख दिया है। और हाँ भाई नीचे के -q और +q वाले का क्या ऊपर की ओर होगा? इसको मैंने P4 वेक्टर लिख दिया है। क्या लग रहा है इनके बीच में एंगल 180 है या नहीं है? तो क्या दोनों एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट होंगे? तो अपन यहाँ P नेट के नाम पे लिख रहे होंगे P3 - P4, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि P3 का मैग्नीट्यूड क्या ज्यादा है। चलो बोलो P3 का मैग्नीट्यूड क्या लिख रहे होंगे? अरे क्या 3QA? P3 का मैग्नीट्यूड क्या 3QA हो गया है? और बोलो P4 का मैग्नीट्यूड क्या लिख रहे होंगे? Q × A। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, P नेट क्या निकल के आ गया है? 2QA। अच्छा डायरेक्शन समझ पा रहे हैं? अगर P3 बड़ा था और P4 कम है तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या नीचे की ओर आ रहा होगा? तो इसके बेसिस पे डायरेक्शन आगे रिपोर्ट की जा सकती है -J। सोच के देखो, ये जो फंडा हमने यहां लगाया है पिछले क्वेश्चन में नहीं लग सकता था। लग सकता था क्या? नहीं। अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, ऐसे 4 चार्ज वाला कोई सिस्टम हो तो वहां ये पॉसिबिलिटी बैठती है, 3 वाले में नहीं बैठती। इसलिए क्या मैंने दोनों वेराइटी करा दी? अरे 3 वाले में जैसे कर रहे वैसे करना पड़ेगा। क्या ये विद्या केवल 4 वाले में बैठ पाती है ना? हाँ, वो वाला मेथड में इसमें भी कर सकता था। एक इधर डायपोल बना था, एक इधर बना था, एक इधर, फिर वो 90 पे रिजल्टेंट नीचे आ जाता, पर थोड़ा मेहनत ज्यादा लगती। तो क्या ये आसान पार्ट है? ऐसे ही करना है। क्लियर है भाई सबको? फटाफट इसको छाप दीजिए, क्योंकि अगला हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्कस करना है। मैंने नीचे लिख दिया, जगह का उपयोग करके, इंपॉर्टेंट फॉर नीतू जी, है ना? अरे हाँ भाई, तो नीतू जी की तो परीक्षा दोगे आप, किसकी दोगे? है ना? तो इसका ध्यान रखना आपको। डाइपोल का पोटेंशियल इंपॉर्टेंट है, इस साल का क्वेश्चन भी यहीं से आया था। डायग्राम उधर बना देंगे, आप जल्दी से नोट कर ले इसको पहले। डाइपोल इमेजिनरी तो नहीं है, रियल है। HCl मॉलिक्यूल इमेजिनरी है क्या? मतलब अगर वाटर मॉलिक्यूल इमेजिनरी है तो डाइपोल इमेजिनरी है, पर है ना वो, तो वो वैसी वाली चीज है। वाटर मॉलिक्यूल है, डाइपोल है, यूं मान लो आप। मॉलिक्यूल समझते वर्ड? अगर मॉलिक्यूल है तो डाइपोल है, ये वाली चीज है। हाँ, हमने जीरो चार्ज को, हमने ओरिजिन के जीरो चार्ज को 4 नीले पॉइंट चार्ज से रिप्लेस कर दिया है। हमने ओरिजिन पे जीरो चार्ज को 4 नीले पॉइंट चार्ज से रिप्लेस कर दिया। मैं कर सकता हूं क्योंकि मैंने चार्ज कंजर्वेशन का वायलेशन नहीं किया। पेंटागन प्रॉब्लम याद है? एक कोने पे चार्ज नहीं था तो क्या उसको -Q + Q से रिप्लेस कर दिया था? सेम विद्या लगाइए, ओरिजिन पे जीरो चार्ज को 4 चार्ज बना दिए और उससे डाइपोल मोमेंट को इजीली सॉल्व कर लिया है। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क है और कुछ नहीं है, हो जाता है, ऐसी दिक्कत नहीं है। पहला वाला पार्ट आना चाहिए, दूसरा थोड़ा टिपिकल प्रोफाइल है। वैसे तो और आसान लगेगा कई लोगों को, पर क्या पहला वाला तो क्लियर है भाई? उतना आना चाहिए, बाकी से तो निपट लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। पांच होंगे तो फिर बताओ तुम, चित्र जैसा होगा, निपटेंगे उसके हिसाब से। क्या करें? पेंटागन टाइप बना के नहीं करेगा, 72 डिग्री के एंगल पे रिजल्टेंट हो ही नहीं पाएगा आपसे। वो ध्यान रखेंगे ना उस बात का। 6 का होगा तो कर लेंगे आमने सामने डाइपोल मोमेंट 60-60 डिग्री पे। 3 का ही नहीं होता दुनिया से तो 4 भी मैंने करा दिया, बात समझ रहे हो? 5 और 6 के तो क्वेश्चन चिराग लेके ढूंढेंगे तो भी नहीं मिलेंगे।
जस्ट सर्च करिए, अगर कहीं मिलता होगा तो करा देंगे अपन उसको भी। बात समझ रहे, लेवल का ध्यान रखा जाता है, 3 या मैक्सिमम 4, है ना, उसी के हिसाब से लिखे लिखे, फटाफट से करें। जब कुछ नहीं था तभी वहां 4 चार्ज रख सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। इसे कहते हैं सुपर इम्पोज करना सिचुएशन को। 0 चार्ज को 4 चार्जेस से रिप्लेस कर सकते हैं अगर चार्ज कंजर्वेशन का वायलेशन नहीं हो रहा है। क्वेश्चन करने के लिए अपन ऐसे दिमाग लगा सकते हैं, मना नहीं है। तो अपन ने वहां के 0 चार्ज को 4 पॉइंट चार्जेस से रिप्लेस किया और सॉल्व करके आंसर निकाल के दिखा दिया है ना। ये दिमाग से किया अपन ने, मैन्युपुलेट किया है। बात समझ रहे, वहां है नहीं चार्ज, क्या मान के कर दिया है अपन ने, वो वाली बात है। भाई मैं 2 चार्ज को पास लाके रखूंगा ही क्यों, क्यों रखेंगे अपन। भाई तुम्हारे एग्जाम है, नीट की परीक्षा है, तुमने कब एक बार कभी, अभी मान लो इलेक्ट्रोस्टेट्स का टेस्ट होने वाला है, तो मार्केट से पॉइंट चार्ज लेके आओगे क्या, नहीं। पास में क्यों रखोगे, कहोगे दूर दूर रहो। अरे प्रैक्टिकली सोचो, क्या दुनिया में कोई आदमी इतना फोकट बैठा है कि 2 पॉइंट चार्ज को लाके पास में रखे, नहीं। इतना सबके जीवन में बहुत काम है। डायपोल हम बनाते नहीं है, क्या अपने आप बन रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे। तो इसीलिए स्टडी करना पड़ रहा है ताकि मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज को समझ सके। हाँ, आप दूर से देख रहे हो, हाँ, अगर उनके बीच की दूरी जितनी दूरी से आप देख रहे हो उसकी तुलना में बहुत कम है, तो वो दोनों मिलके डायपोल बना लेंगे। उस सिस्टम को एक सिंगल यूनिट देखा जाएगा, एज ए डायपोल। बात समझ रहे हो, है तो दोनों सेपरेट चार्ज, पर अगर आप बहुत दूरी से देख रहे हो तो उन दोनों को कंबाइंडली एक डायपोल की तरह से ट्रीट किया जा सकता है। ये चीज है। One device the electric dipole moment of system of charges having magnitude 10 to the power minus 10 ESU and placed at a separation of 1 angstrom, है ना। वो डेफिनेशन है, मॉड्यूल में थ्योरी में भी लिखी है, आप आज जब पढ़ेंगे वहां पे लिखा हुआ मिलेगा आपको ये।
फर्स्ट 3 सेक्शन हो गए भाई, कर लें। आधा समय हो गया तो आधा पार्ट हो जाना चाहिए, जल्दी करें। लिख दिया भाई सबने?
लिखा भाई सबने? कितने लोगों का बचा अभी लिखने को? लास्ट एक आध मिनट और जल्दी करें। लिख दिया भाई सबने? 2 मिनट अब इधर ध्यान से सुने। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। एक दिन मैंने कहा था कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है डेल बाय डेल एक्स आई कैप, याद है? तब शायद मैंने ऐसा पूछा भी होगा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अलावा भी क्या कोई सिस्टम होता है? जवाब है हाँ। एक होता है पोलर सिस्टम, पोलर फॉर्म। ये है वो पोलर फॉर्म। अगर मैं इस बोर्ड के प्लेन में आर और थीटा की वैल्यू बदलता जाऊं तो मैं इस बोर्ड पे बने हुए हर पॉइंट का पता बता सकता हूं। उसके लिए केवल मुझे दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक तो दूरी आर बतानी है, एक थीटा। तो ये जो आर कोमा थीटा या सर्कल बनते दिख रहे हैं, ये पोलर फॉर्म है। अब आप पोलर फॉर्म में दिमाग मत लगाओ, काम की बात आपको समझाता हूं क्या है। अरे सर्कल दिख रहा है क्या आपको? एक सर्कल के सेंटर पे एक डाइपोल रखा है, नीले रंग से पी वेक्टर दिख रहा है। एबीसीडी 4 पॉइंट है। आपको किसी समय पी नाम के जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है। पी वाले पॉइंट के सेंटर से दूरी क्या आर है? ये दूरी आर अगर डाइपोल लेंथ की तुलना में बहुत ज्यादा होती है तो क्या हम उस सिस्टम को डाइपोल मान सकते हैं? अरे आपने वेरी शॉर्ट सेपरेशन के आगे क्या 2a मच मच लेस देन आर लिखा है? यही है वो आर जिसकी बात हो रही है कि जिस दूरी पे अपन फील्ड या पोटेंशियल निकाल रहे हैं, अगर वो दूरी डाइपोल लेंथ की तुलना में ज्यादा है तो हम उसे शॉर्ट डाइपोल मान सकते हैं। अब सुनना, करना क्या है, बोर्ड के लिए आपको डेरिवेशन बोर्ड की बुकलेट में भी मिलेगा, मॉड्यूल में भी। मैं बस हिंट बता देता हूं, 1 मिनट के लिए सुनना। यहाँ एक प्लस क्यू चार्ज रहा होगा और क्या यहाँ एक माइनस क्यू चार्ज रहा होगा भाई? डाइपोल कहलाने के लिए इधर एक प्लस क्यू का पॉइंट चार्ज रहा होगा और इधर की तरफ एक माइनस क्यू का पॉइंट चार्ज ये रहा होगा। कुछ नहीं, सीधी सीधी बात होती है। पी पॉइंट पे दोनों का पोटेंशियल ऐड होगा। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल V प्लस, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल V माइनस। इधर रफ में बता रहा हूं, डेरिवेशन पूरा नहीं करना। इधर सुनना, प्लस क्यू है, इधर माइनस क्यू है। ये जनरल पॉइंट P है। इस दूरी को R प्लस कह रहे हैं और इस दूरी को R माइनस, और ये सेंटर वाली दूरी है R और ये एंगल है थीटा। तो बोलो पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल वहां कितना काउंट होगा? के क्यू अपॉन आर प्लस। नेगेटिव का कितना काउंट होगा? के माइनस क्यू अपॉन आर माइनस। फिर सुनना, उसके बाद ये रख के आर प्लस आर माइनस को आर में कन्वर्ट किया जाता है यूजिंग द कोसाइन फॉर्मूला। ये बोर्ड का डेरिवेशन है, ये अपन को नहीं करना है। मॉड्यूल में दे रखा है, बोर्ड की बुकलेट में दे रखा है, और जब भी आपकी बोर्ड क्लासेस होंगी ये डेरिवेशन आपको कराया जाएगा, तो अपन को वो नहीं करना। पर हाँ, इसके बाद कोसाइन फॉर्मूला लगा के थोड़ी बहुत उठा पटक करके बोर्ड वाली सब चीजें करके जो फाइनल रिजल्ट आता है वो आपको अच्छे से याद रखना है। पी पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला है केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। थोड़ा सा इधर शिफ्ट करके इसको लिख देते हैं। आपको अच्छे से ये याद रखना है, इस जनरल पॉइंट पी पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है भाई? केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को रटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। 2024 के पेपर में अगर ये फॉर्मूला किसी को याद नहीं था तो आप इलेक्ट्रो का क्वेश्चन नहीं कर पाते। ये फॉर्मूला याद रखना है। एंड उससे इंपॉर्टेंट बात यहां से नजर आ रही है, चेक कर लीजिए, क्या डाइपोल का पोटेंशियल V इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर होता है? ये भी छोटी मोटी बातें पूछी जाती है और ये तो बड़े आसानी से हो जाएगी। आपको ऐसे रफली बता देता हूं, आगे ऐसा आप पढ़ेंगे E और V के बारे में बताएंगे। सिंगल पॉइंट चार्ज हो, अकेला चार्ज हो, तो बोलो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर आता है?
और पोटेंशियल आता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर। एक की जगह दो चार्ज आ गए यानी डाइपोल बन गया, तो एक एक पावर आर की बढ़ा दो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर क्यूब और पोटेंशियल क्या हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। और सुन लो, एम्स में एक बार क्वेश्चन आया था क्वाड्रपोल। अरे चार चार्जेस के सिस्टम को नाम कहते हैं क्वाड्रपोल। डाइपोल, दो डाइपोल मिलके बनते हैं क्वाड्रपोल। तो भाई अगला स्टेज ट्राइपोल नहीं बनता है, सिंगल चार्ज फिर डाइपोल फिर अगला क्वाड्रपोल फिर सीधे ऑक्टापोल, फिर ऑक्टापोल हो जाता है। बोलो क्वाड्रपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अरे आर की पावर 4, पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर की पावर क्यूब। तो खैर ये तो अपन ने तो यहाँ क्लियरली प्रूव ही किया है, तो अपन ये शॉर्टकट विद्या क्यों लगाएंगे, इसकी अपन को जरूरत ही नहीं है। अपन ने ये बात यहाँ पे सीधे प्रूव करी है। और हाँ ऑल्सो क्या हम इस पोटेंशियल को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि वीपी बराबर के पी डॉट आर अपॉन आर क्यूब, सही है क्या? अरे तो फिर तो पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर क्यूब हो गया, ऐसा क्या? अरे नहीं हुआ है भाई, क्या डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो आर से क्या आर क्यूब कट जाएगा? बस यहां से ध्यान रखना है कि जो थीटा है वो आपका किस किस के बीच में एंगल है, एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड आर वेक्टर। क्या पी इज द डाइपोल मोमेंट? अरे पी वेक्टर क्या डाइपोल मोमेंट वेक्टर है? आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू डाइपोल। डाइपोल के रेस्पेक्ट में जिस पॉइंट पे आप पोटेंशियल निकाल रहे हैं, क्या उसके पोजीशन वेक्टर को आर वेक्टर कहा है? अब बड़े ध्यान से इधर सुनो, अरे बात पल्ले पड़ी क्या भाई? आर वेक्टर क्या है? क्या है आर वेक्टर? पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू डाइपोल। ऐसे समझ लो सेंटर से क्या एक लाल तीर दिख रहा है, उसको आर वेक्टर कहते हैं। अभी वो आर वेक्टर ही घूमेगा, इसलिए ध्यान देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ए पार्ट नोट का फर्स्ट पॉइंट, एट एक्सियल पॉइंट्स, एट एक्सियल पॉइंट। अब सुनो एक्सियल किसको कहते हैं? दो चार्ज को मिलाने वाली लाइन कहलाती है एक्सियल और उसके परपेंडिकुलर वाली लाइन कहलाती है इक्वेटोरियल। कौन सी है एक्सियल? दो चार्ज को मिलाने वाली लाइन है एक्सियल और क्या उसकी परपेंडिकुलर इक्वेटोरियल है? भैया कोई केमिस्ट्री का लॉजिक इसमें फिक्स नहीं करना है। कई साल पहले ऐसी बात निकल के आई थी, शायद केमिस्ट्री में कई बार आप थोड़ा सा उल्टा पढ़ते हैं। क्या कई बार उसमें इसको एक्सियल और इसको इक्वेटोरियल कह देते हैं? कोई फंडा नहीं है, और बल्कि उसमें कई जगह तो ऐसे कहते हैं, ज्योग्राफी में भी तो ऐसे होता है। अरे अर्थ में क्या ये एक्सिस है और क्या इक्वेटर है? लॉजिक वहां भी वही है। अर्थ के नॉर्थ एंड साउथ पोल को मिलाने वाली लाइन क्या एक्सियल लाइन है और उसके परपेंडिकुलर वाली इक्वेटोरियल है। नॉर्थ पोल साउथ पोल जानते हैं, पोल्स को मिलाने वाली लाइन एक्सियल और उसके परपेंडिकुलर क्या इक्वेटोरियल है। कोई कुछ भी कहे, जो मैं यहाँ कह रहा हूँ वो फाइनल मानना है। दो चार्ज को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाएगी? एक्सियल, उसके परपेंडिकुलर इक्वेटोरियल। तो कौन कौन है एक्सियल पॉइंट? अरे क्या ए और सी आर एक्सियल पॉइंट? एक्सिस पे मौजूद पॉइंट को ही क्या एक्सियल पॉइंट कहेंगे। अब अपन को सबसे पहले ए पॉइंट पे चर्चा करनी है। पी को ए पर गिरा दो, पी को ए पे गिरा दो तो बोलो एरो भी घूमेगा रेड वाला। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर ए पॉइंट पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो इस फॉर्मूले में थीटा 0 रख के बताओ पोटेंशियल कितना आया। और क्या हमें इसे VA बराबर प्लस के KP बाय आर स्क्वायर कहना चाहिए? दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल। मैक्सिमम पोटेंशियल ए पॉइंट पे मिलेगा आपको, मैग्नीट्यूड होगा प्लस KP बाय आर स्क्वायर। ठीक है, और बात समझते हैं। दूसरा एक्सियल पॉइंट है C, घुमा के P को C पे ले जाओ, लाल वाला एरो भी घूमेगा। थीटा की वैल्यू कितनी? अरे क्या थीटा विल बिकम 180 डिग्री? रखना जरा KP cos 180 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। तो C पॉइंट पे आपका पोटेंशियल आएगा माइनस के KP बाय आर स्क्वायर एंड दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल इन दिस केस। द मोस्ट नेगेटिव वैल्यू क्या लीस्ट वैल्यू होती है? तो एक्सियल पॉइंट की तो बात ये हो गई। बी में बात करते हैं एट इक्वेटोरियल पॉइंट्स। यहाँ पे इक्वेटोरियल पॉइंट्स पे अगर बात करी जाए, दो इक्वेटोरियल पॉइंट है बी। बोलो बी घुमा के इसको वहां पहुंचाएंगे तो थीटा बराबर क्या 90 डिग्री होगा। व्हाट इज cos 90? 0। तो यहां से बी पॉइंट का पोटेंशियल निकल के आ गया है 0। और डी मैं आपको बता देता हूं, थीटा बराबर 270 डिग्री रखने पे VD की भी वैल्यू क्या आएगी? 0। और पता है कुछ नया नहीं पढ़ रहे हो, ये बात मैंने आपको एक दिन ऐसे समझाई थी, एक क्वेश्चन कराया था। इन केस ऑफ अनलाइक चार्जेस नेट पोटेंशियल कैन बी 0 एट मोर देन 1 नियर बाय पॉइंट।
एक प्लस क्यू रखा था, एक माइनस क्यू रखा था और कहा था पूरी वाई एक्सिस क्या जीरो पोटेंशियल की लाइन है। तो भैया ये पूरी बीडी वाली लाइन जो है इसके किसी भी पॉइंट पे आप चले जाओ, क्या पोटेंशियल की वैल्यू जीरो ही आनी है। चलो मीनवाइल एक बार ऑर्डर जमवा दो इसका, क्या कहते हो कौन सा पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। अगला नंबर बीबी बीडी और ग्रेटर देन बीसी, सही है बात। एक क्वेश्चन दिया था, अगर मॉड्यूल अभी हो तो चेक कर लेना, एक्सरसाइज 3 में 13 नंबर का एक क्वेश्चन था। एक डायग्राम था जिसमें आपको पोटेंशियल समझने में बड़ी मुश्किल आई थी, तो मैंने कहा था डाइपोल से कराऊंगा। एक बार दिखा देता हूं, इधर देखना। अरे भाई ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये वाला। अब आज आप मॉड्यूल को 90 डिग्री ऐसे घुमाना तो आपको दिखेगा कि ये डाइपोल है। डाइपोल के ए पॉइंट पर पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा तो वी ए सबसे ज्यादा, बीडी पे पोटेंशियल जीरो आएगा और सी पॉइंट पे नेगेटिव पोटेंशियल आएगा तो वो मिनिमम होगा। ये दे चुका हूं मैं पहले। भाई बात ये कि यहाँ डाइपोल वर्ड नहीं यूज किया था। अच्छा यहाँ लिखा है क्या डाइपोल, ओके डाइपोल लिखा है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ डाइपोल मेंशन है। ठीक है, मैंने इसको पॉइंट चार्ज मान के करके भी दिखा दिया था और क्या हमने डाइपोल मान के भी कर दिया है। आप तो रिलेट कर लेना इसको। नीट का क्वेश्चन वैसे यहीं से आया था, पर पहले सीक्वेंस ब्रेक ना करे, या चलो पहले नीट का क्वेश्चन कराई देते हैं आपको क्योंकि जगह भी थोड़ी मैनेज हो जाएगी। नीट 24 ये आपका क्वेश्चन क्या आया था, इधर सुनना। अभी 5 मई के पेपर का क्वेश्चन क्या था मैं आपको बताता हूं, इधर सुने। असर्शन एंड रीजन थे। असर्शन में ये बोला एक डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम मीटर। शॉर्ट डाइपोल, डाइपोल मोमेंट 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम मीटर। आपसे कहा था एक्शियल पॉइंट है, एक्शियल पॉइंट है, दूरी r बराबर 2 मीटर पे पोटेंशियल की वैल्यू होगी प्लस माइनस 9 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट। क्वेश्चन तो आप पढ़ ही लेंगे आराम से। अरे भाई मेरी भी सुन लो यार, मेरी भी सुन लो भाई, थोड़ा सा सुन लो प्लीज, है ना। इधर सुने क्या बोला मैंने, सुना क्या आपने, पीछे तक दिख भी रहा था तो मान रहे होंगे। मत 8:15 के 8:30 कराया करो, है ना। बोलने में 2-4 मिनट बिगड़ेंगे वरना और कोई बात नहीं, अभी बढ़िया भजन सुना देता मैं, है ना। इधर सुने असर्शन, इधर सुने। हाँ मतलब पूरे डायलॉग मन में उमड़ रहे हैं पर आप समझ रहे हो मैं भावनाओं को नियंत्रित कर रहा हूँ। और इसलिए नहीं कि कोई टेंशन है, इसलिए कि समय कम है, क्योंकि 8:30 तो वैसे भी बज रही है, अभी आपको भजन सुनाएंगे तो पुण्य हो जाएगी, इसलिए इधर सुन ले। हाँ भाई नीट में क्वेश्चन आया असर्शन एंड रीजन का। असर्शन में कहा कि एक डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम मीटर। एक्शियल एक कोई एक्शियल पॉइंट पे जिसकी दूरी 2 मीटर है वहां पोटेंशियल होगा प्लस माइनस 9 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट। और रीजन तो इतना बेवकूफी का दे रखा था कि बच्चों को मजा आ गया कि ऐसा ही क्वेश्चन आना चाहिए। बड़ी ही आसानी से क्वेश्चन उन्होंने क्रैक किया। रीजन में ऐसे दे रखा था कि हाँ भाई डाइपोल का जो वी एक्शियल है, मैं ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूं, उन्होंने कहा वी एक्शियल का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस 2 kp बाय आर स्क्वायर, है ना। उन्होंने कहा एक्शियल पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, प्लस माइनस 2 kp बाय आर स्क्वायर। पहले तो बताओ रीजन सही है क्या। अरे खुले में दिख रहा है क्या, प्लस माइनस kp बाय आर स्क्वायर होता है ना। के नीचे था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो प्लस माइनस 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर लिखा था। प्लस माइनस 2p नहीं होगा क्या, प्लस माइनस p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होगा। रीजन तो बिल्कुल ही गलत है। चलो असर्शन चेक करा देते हैं। हमारा सही फॉर्मूला क्या था वी एक्शियल का, अरे प्लस माइनस kp बाय आर स्क्वायर। एक्शियल के लिए करेंगे तो प्लस माइनस k की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6, नीचे 2 मीटर का स्क्वायर यानी कि ये 4 हो जाएगा। चेक करना जरा क्या मैच कर रही है क्या वैल्यू। अरे ये 4 से 4 कट के क्या 9 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट आ रहा है। यानी आपका आंसर ये था कि असर्शन तो सही है मगर रीजन इनकरेक्ट है। अगर बच्चा असर्शन सॉल्व कर रहा है तो रीजन तो क्या उसको वैसे ही दिख रहा है कि जब मैं फॉर्मूला kp बाय आर स्क्वायर लगा रहा हूं तो क्या रीजन तो क्लियर कट ही इनकरेक्ट है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला अगर जानते थे तो कोई दिक्कत नहीं आनी थी। एक और बात सुनो, इसमें नोट का फर्स्ट पॉइंट मैंने इधर लिखा, नोट का सेकंड पॉइंट आपको इधर बताते हैं। अगर आर की वैल्यू सेम रखी जाए तो आपका पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉस थीटा के। सही है क्या ये बात, मैं बताता हूं कैसे है, क्या सही बात है इसमें आपको बताते हैं। अरे भाई अगर मैं इस पूरे के पूरे सर्कल पे पॉइंट पी को घुमाऊं तो दूरी आर तो नहीं बदलेगी पर क्या एंगल थीटा बदलता जाएगा।
तो रेस में जिद करी है कि फिर अब आप ऐसा करो, इसका v और थीटा के बीच में ग्राफ बताओ कैसा होगा। तो आप कहोगे बहुत अच्छा ग्राफ होगा। अरे v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल cos थीटा है, तो क्या ग्राफ cos का बना देना है। ये cos का ग्राफ मैंने बना दिया है एक साइकिल के लिए, और क्या क्या बातें निकल के आ रही है इससे भी आपको यहाँ दिखाते हैं। ये वैल्यू है प्लस के पी बाय आर स्क्वायर, ये 0, और ऐसे नीचे की तरफ मैंने ये वैल्यू दिखा दी है माइनस के पी बाय आर स्क्वायर। ग्राफ को थोड़ा सा और यहाँ पे सही ले जाके इससे कनेक्ट कर देते हैं, ये इस तरह की चीज है। एंड यस मार्किंग देखिएगा, ये 0, दिस वन इज पाई बाय 2, ये वाली वैल्यू होती है पाई पे, दिस वन इज 3 पाई बाय 2, और ये वाली वैल्यू यहाँ पे इस तरह से 2 पाई। अरे भाई ये कहानी, मैं आपको पॉइंट भी दिखाता हूं। ये पॉइंट का नाम है ए, इस वाले पॉइंट का नाम है बी, इस वाले पॉइंट का नाम है सी, इस वाले पॉइंट का नाम है डी। मिलाना, क्या ए पे थीटा 0 था आपका, तो चेक करो पोटेंशियल क्या प्लस के पी बाय आर स्क्वायर आ रहा है। बी पे आपका थीटा 90 था, पोटेंशियल 0 पे मैच हो रहा है। सी पे आपका थीटा 180 था, पोटेंशियल माइनस के पी बाय आर स्क्वायर। डी पे आपका थीटा 3 पाई बाय 2 यानी 270 था, क्या पोटेंशियल 0 होता दिख रहा है। यानी डाइपोल के पोटेंशियल की वैल्यू प्लस केपी बाय आर स्क्वायर से माइनस केपी बाय आर स्क्वायर के बीच में वेरी करती है। तो ये बात इससे दिख रही है। दूसरी खतरनाक बात ये दिख रही है कि दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, और क्या ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। कॉस कौन कौन से में पॉजिटिव है। अरे क्या फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। जिस दिन ये ग्राफ समझ लेते, एएसटीसी रूल पढ़ना ही नहीं पड़ता। याद है एएसटीसी, अरे ऑल स्कूल टू कॉलेज या जो भी रटाया होगा, क्या वो यही बताता है कि फर्स्ट में तो ऑल आर पॉजिटिव, और क्या फोर्थ में कॉस पॉजिटिव है। और साइन का ग्राफ बना लोगे तो दिखेगा फर्स्ट और सेकंड में साइन पॉजिटिव है, क्या वो थर्ड एंड फोर्थ में नेगेटिव हो जाता है। उसी को एएसटीसी रूल कहते हैं। अरे पर मैं एएसटीसी रूल नहीं बता रहा, मेरे को क्या बताना था, इधर सुने। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस वन इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज द थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस वन इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। बीडी तो 0 पोटेंशियल की बॉर्डर लाइन है, क्या बीडी तो 0 पोटेंशियल की बॉर्डर लाइन है। राइट साइड के सेमी सर्कल में, राइट साइड के सेमी सर्कल में, यानी सिंपल भाषा में प्लस क्यू के पाले में किसी भी पॉइंट पे चले जाओ। ये दिख रहा है आपको, यहां से यहां, इसमें से किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, क्या आप फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हो। पोटेंशियल 100% पॉजिटिव मिलेगा। कारण यह है इस समय पॉजिटिव चार्ज से दूरी कम है, नेगेटिव चार्ज से दूरी ज्यादा है। अगर इस एक्सप्रेशन में पॉजिटिव चार्ज से दूरी कम है और नेगेटिव चार्ज से दूरी ज्यादा है, अरे ये डिनोमिनेटर इसका कम है उसका बड़ा है अगर, तो क्या नेट पोटेंशियल प्लस में आएगा। और आप तो एकदम सिंपल बात ध्यान रखो ना यार, ये बॉर्डर है, प्लस का चार्ज इधर है, माइनस का इधर है। अगर आपका पॉइंट पी प्लस वाले के पाले में है तो क्या सब जगह पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा। मैं तो कह रहा हूं सर्कल ही नहीं, अगर ये दीवार पे यहां भी पॉइंट होगा तो भी क्या पोटेंशियल पॉजिटिव ही आएगा। प्लस के पाले में हो तो पोटेंशियल पॉजिटिव। और सोचो अगर इधर किसी पॉइंट पर आ गए आप तो क्या नेगेटिव चार्ज से दूरी कम हो जानी है, इधर सब जगह पोटेंशियल आएगा नेगेटिव। तो बोलो दीवार के इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या आएगा, क्योंकि क्या ये माइनस के पाले में है। और इसीलिए एक दिन कहा था पोटेंशियल कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इवन 0। अरे क्या डाइपोल का पोटेंशियल तो सारी वैल्यू दिखा रहा है। अब क्वेश्चन कैसा होता है इस पर बेस एक आपको बताते हैं, थीटा बीटा निकालने वाला क्वेश्चन क्या होता है। ये राइट साइड पार्ट जरा जिनका अगर कुछ भी बचा है फटाफट से इसको पूरा कर ले। राइट साइड पार्ट कितने लोगों का बचा हुआ अभी भी बच रहा, अभी भी इसमें कुछ मतलब लास्ट वाला हिस्सा ना जरा सा। एक मिनट ये एक क्वेश्चन और सुनो है ना, इसका अगले वाला तो लिख लिया ना ये।
एक मिनट सुनना, अगर आपकी किस्मत अच्छी तो एक्चुअल इक्वेटोरियल पूछ लेगा, पर भाई जब एक्चुअल इक्वेटोरियल ही करना था तो फिर cos थीटा वाला फॉर्मूला मैंने क्यों बताया। अब सुनो, जनरल पॉइंट का क्वेश्चन आता है, नीट में आया है 60 डिग्री के एंगल पे निकालने वाला, आज ही आप होमवर्क में कर रहे होंगे, आपको मिलेगा, उसमें केपी cos थीटा यूज होगा। लैंग्वेज में आता है ये क्वेश्चन, मैंने चित्र से लैंग्वेज बचा ली, कहेगा शॉर्ट डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट 5 इंटू 10⁻⁶ कूलम इज प्लेस्ड एट ओरिजिन पॉइंटिंग इन +x डायरेक्शन। सही है क्या? अरे एक डाइपोल ओरिजिन पे रखा है, +x डायरेक्शन में पॉइंट करता हुआ, क्या दिख रहा है आपको? कहेगा इसके कारण P 3,4 मीटर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल बताओ। पहले तो इस पॉइंट की लोकेशन यहाँ पे क्लियर करो कि ये पॉइंट कहाँ है, तो आपको दिखेगा 3,4 का पॉइंट होगा यहाँ कहीं, ऐसे दिखा देते हैं, दिस इज P 3,4, और 3,4 का मीटर मतलब 3,4 का मतलब है इधर से ये 3 मीटर है, और क्या इधर से 4 मीटर है y एक्सिस। तो पहला काम तो अपना है, r हमने खुद ने निकाला है, क्या बाय पाइथागोरस थ्योरम r इज 5 मीटर। एंगल भी खुद ही व्यवस्था करनी पड़ेगी भाई, r वेक्टर क्या पोजीशन वेक्टर होता है, ये अपन ने r वेक्टर बना दिया। बोलो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आएगी अगर ये वाला एंगल आपका थीटा है, चेक करिए, क्या थीटा विल बी 53 डिग्री। अब तो बस फॉर्मूला हमें लगाना है, वीपी बराबर फॉर्मूला है केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। थोड़ा सा यहाँ शॉर्ट में करके दिखा देते हैं, 9 इंटू 10⁻⁹, पी की वैल्यू मैंने रख दी है 5 इंटू 10⁻⁶। बोलो आर स्क्वायर के नाम पे क्या 5 का स्क्वायर सीधे 25 रख दूं क्या? जगह की कमी है, आप ही बता दो। cos 53 की वैल्यू क्या दिख रही है, ट्राइंगल में देख लो यार, क्या दिक्कत है। cos 53, अरे क्या दिस इज 3/5, काटा पीटी कर दीजिए यहाँ पे, तो ये 5 से ये 5 कट जाएगा, आपका वीपी का फॉर्मूला यहाँ पे मतलब वैल्यू निकल के आ जाएगी 9327/25 इंटू 10⁻³ वोल्ट। क्या ये निकल के आ रहा है? 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। क्लियर है भाई? जल्दी से सेक्शन पूरे करिए क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यही बताना है। हाँ भाई बोले। हाँ वो आप, वही बात है, ऐसा चेंज करेंगे नहीं, और अगर करोगे तो बात वही रहेगी, पॉजिटिव के पाले में हो तो पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव के पाले में हो तो नेगेटिव पोटेंशियल, दूरी मैटर करेगी ना। आपने उसको उधर घुमा दिया है, तो क्वाड्रेंट से नहीं चल रहे अपन, ग्राफ जनरल क्वाड्रेंट में करके बताया, इसीलिए लॉजिक बताया है कि अगर आप उल्टा पुल्टा भी करोगे तो फिर लॉजिक लगाओ, जिस चार्ज से दूरी कम होगी उसका पोटेंशियल ज्यादा आएगा। तो प्लस की साइड में पॉइंट है तो पॉजिटिव पोटेंशियल, माइनस की साइड का पॉइंट है तो नेगेटिव पोटेंशियल। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल, ये मान के कर रहे सारे फॉर्मूले, आर इज मच मच ग्रेटर देन 2a, ये सारे फॉर्मूले शॉर्ट डाइपोल के लिए वैलिड है। डाइपोल वर्ड ही तब यूज करूंगा व्हेन आर इज मच मच ग्रेटर देन 2a। अगर मैं डाइपोल का पोटेंशियल कह रहा हूं तो कहने की बात ही नहीं है, द दूरी आर इज मच ग्रेटर देन डाइपोल लेंथ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल लिख रहा हूं तो कहने की बात ही नहीं है, दूरी आर इज मच ग्रेटर देन डाइपोल लेंथ। द वर्ड डाइपोल इज यूज ओनली व्हेन आर इज मच ग्रेटर देन 2a, डाइपोल लेंथ से ज्यादा है तब भी हम डाइपोल वर्ड का यूज कर रहे हैं। अरे भाई ये राइट साइड पार्ट कितने लोगों का बच रहा है, जल्दी से निपटाएं इसको। लिख रहे हैं ना अभी, कितने लोग लिख रहे हैं? अरे लिख लो यार, 5 मिनट में क्या फर्क पड़ेगा। कोई लिख रहा हो चुपचाप से धीरे से हाथ खड़ा कर दे, बताएंगे नहीं। कोई लिख रहा है? लिख रहा है कोई? लिख रहे हो? नहीं? किसको? डाइपोल 2 पॉइंट चार्ज का सिस्टम ही तो है, उन दो को एक मान लोगे तो जीरो हो गए, प्लस क्यू माइनस क्यू को एक मान लोगे तो जीरो हो गए। बिल्कुल कर सकते हैं। पी कहां से लेकर आओगे? वो डाइपोल अभी नीट के क्वेश्चन में करो यही बात, आपको मैं तो अलग अलग मानूंगा, आपने पी कहां से दे दिया?
तो पी के टर्म में बात करनी पड़ेगी ना। चक्कर ये है, मैं आपके साथ हूं, मना नहीं कर रहा, ऐसा करिए, लेकिन जैसा चला आ रहा है दुनिया में क्या वैसे चलना पड़ेगा। जब डायपोल को एक सिंगल सिस्टम मान के हमने उसके लिए एक पी नाम का पैरामीटर डिफाइन कर दिया, तो चार्ज सेपरेट करने का मतलब क्या है? सेपरेट चार्ज तो इतने दिन से चल ही रहे थे ना, अब कुछ अलग कर रहे इसीलिए नया हेडिंग बना है। नहीं तो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल तो पढ़ के निपट ही चुके ना अपन, उसमें नया क्या है, वो वाली बात है। हाँ, कहाँ है 2a और कहाँ है r? दो डायपोल के नहीं, डायपोल के दो चार्ज के बीच की दूरी 2a है, और सेंटर से जिस दूरी पे आप पोटेंशियल निकाल रहे वो है r, और 2a की तुलना में r बहुत ज्यादा है, ये मान के हम सारे क्वेश्चन कर रहे हैं ना। अब 2a कहीं दिखाना ना कोई बात है उसकी। टू ए है ही नहीं ना सीन में, कहाँ है 2a? नहीं दिखाना। सारी दूरियां सेंटर से नापी जाती है, डायपोल के सेंटर से ए पॉइंट की दूरी क्या है? आर। आर के टर्म में बात करो ना, 2a कहाँ है? 2a वर्ड लिखना ही नहीं है, कहीं बात ही नहीं करनी है, हमें आर के टर्म में बात करनी है। क्या सभी दूरियां डायपोल के सेंटर से नापी जाती है? उसी बात का ध्यान रखना है बस आपको। लास्ट पार्ट मिटा दे भाई, अब सबने लिख लिया अगर। सुन ले भाई 2 मिनट के लिए इधर, कल अपन इसको आगे और बढ़ाएंगे, मगर अब जैसे पोटेंशियल की बात करी ऐसे फील्ड की बात करनी है। सेंटर पे एक डायपोल रखा है, दिख रहा है, वही डायग्राम में सारी कहानी सेम है। क्या एबीसीडी 4 पॉइंट नजर आ रहे हैं भाई? हर पॉइंट की सेंटर से दूरी क्या है? आर के बराबर। डेरिवेशन मेरा पार्ट नहीं है, लेकिन एक छोटा सा हिंट बता देता हूँ, बोर्ड में अगर आपको करना पड़े। मान लो ए पॉइंट पर आप फील्ड लिख रहे हैं, अब इसको 2 पॉइंट चार्ज की तरह देखो, क्या यहाँ प्लस क्यू चार्ज और यहाँ माइनस क्यू दिख रहा है? प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे फ्रॉम चार्ज, बोलो क्या ये राइट की तरफ आएगा? इसको मैंने नाम दिया है E1। और माइनस क्यू चार्ज के कारण ए पॉइंट पे फील्ड होगा टुवर्ड्स द चार्ज, क्या E2 इधर की तरफ आएगा? E1 का मैग्नीट्यूड आप लिखोगे के क्यू अपॉन, अब सुनना सेंटर से दूरी आर है और ये ए है, तो बोलो प्लस क्यू चार्ज से ये दूरी क्या आर माइनस ए का स्क्वायर लिखी जाएगी, और माइनस क्यू चार्ज से ये दूरी आर प्लस ए का स्क्वायर। अब सुनना ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के होल स्क्वायर को आर की पावर 4 कर देते हैं, ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि क्या डायपोल में आर इज मच मच ग्रेटर देन ए। नीचे आर की पावर 4 आता है, ऊपर एक 2 AR बचता है, ऊपर के आर से नीचे का आर की पावर 4 आर क्यूब टाइम कट जाता है। वो सारा मैनिपुलेशन आपके मॉड्यूल में मैं दूंगा, एक पन्ना 33 नंबर पेज पे सारा प्रिंटेड में, वहां देखना। आपको मॉरल ऑफ द स्टोरी याद रखना है, क्योंकि नीट में क्या फॉर्मूला काम आएगा? नीट में वो पोटेंशियल V प्लस प्लस V माइनस से आया, वो काम नहीं आएगा। ये बात काम आएगी कि क्या P पॉइंट का पोटेंशियल KP cos थीटा बाय आर स्क्वायर पता है? तो इन द वेरी सेम मैनर एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E एक्सियल बराबर आता है यहां से 2KP अपॉन आर क्यूब, एंड द डायरेक्शन बीइंग प्लस P कैप। और ऐसे कैसे
इक्वेटोरियल फील्ड का फॉर्मूला आएगा आपका KP बाय आर क्यूब, डायरेक्शन बीइंग माइनस पी कैप। सुन ले इधर, इन दोनों फॉर्मूलों को आप आराम से गर्म पानी में घोल के दिन में 3 बार पी लें, पर ये रटने ही पड़ेंगे और ये यहीं से रटेंगे, मैग्नेट चैप्टर तक काम आने वाले फॉर्मूले है। एक्चुअल फील्ड का फॉर्मूला 2kp बाय आर क्यूब, डायरेक्शन प्लस पी कैप। इक्वेटोरियल का फॉर्मूला KP बाय आर क्यूब माइनस पी कैप। डोंट वरी, मैं ये प्रूफ भी कराऊंगा, पर बोर्ड पैटर्न से नहीं। कल मैं कंपटीशन प्रोफाइल का जनरल पॉइंट करा के उसके फॉर्मूले से ये रिजल्ट प्रूव करा के आपको दूंगा। अरे जैसे आपने ए और बी पे थीटा घुमा घुमा के देखा ना, वैसे थीटा घुमा के आपको ये फॉर्मूले प्रूव करा देंगे। अभी बस आप इधर से पहली बात देख लो, क्या डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर क्यूब आ गया है। एक्चुअल इक्वेटोरियल फील्ड का फॉर्मूला याद रखना है, और एक ये बात ध्यान रखनी है कि फॉर सेम डिस्टेंस आर, अगर आप एक्सिस और इक्वेटोरियल लाइन पे सेम डिस्टेंस आर पर है, इधर सुन ले, एक्सिस पे भी आर दूरी पर है और इक्वेटर पे भी अगर आर दूरी पर है, तो इस समय ई एक्सियल बराबर लिखा जा सकता है ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल। बड़ा फेमस रिजल्ट है, बोर्ड में इसका प्रूफ कराते हैं। अरे समझ रहे भाई? हाँ, और मुंडी नीचे कर लो, वो देखो पीछे। हाँ हाँ हाँ, अरे हाँ हाँ, अरे घुस जाओ भाई उधर। हाँ, सर को तो दिखाई नहीं देता है ना, अपन मुंडी नीचे करके यूं बतिया लेंगे, सुनाई भी नहीं देगा। सब दिखाई देता है, सब सुनाई देता है, जरा सी हरकत पकड़ में आती है। और जब कई बार रिएक्ट नहीं करते तो आपको लगता है मैं कितना स्मार्ट इनफ हूं, देखा? अरे आप पकड़े जा चुके थे, मेरे पास 5 मिनट नहीं थे आप पे खर्च करने के, इसीलिए छोड़ दी वो बात। पर अभी आप जो चीज यहाँ पे लास्ट में घास कटवा देंगे, ये बोर्ड का बड़ा फेमस डेरिवेशन होता है कि प्रूव करके दिखाइए कि किसी डाइपोल के लिए एक्सियल फील्ड इज ट्वाइस ऑफ इक्वेटोरियल। तो भैया जब आप वो बोर्ड का प्रूव करके ये रिजल्ट एस्टेब्लिश करेंगे, तो बोलिए, अगर एक्सिस पे आर दूरी है और इक्वेटर पे भी बी पॉइंट आर दूरी पर है, तो ए पॉइंट के फील्ड और बी पॉइंट के फील्ड में रिलेशन क्या आएगा? ई एक्सियल मैग्नीट्यूड में बराबर क्या ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल है। एक एक्स्ट्रा बात बता देता हूं आपको, ये नाम इधर सुनना, स्मार्ट वर्क आपको दिखेगा। एच.सी. वर्मा बुक में एक्सियल को कहा गया है एंड ऑन पोजीशन, और इसी तरह से इक्वेटोरियल को कहा गया है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। 2 एक्स्ट्रा नाम और जानिए। एक्सियल को क्या कहा जाता है? एंड ऑन पोजीशन। इक्वेटोरियल को क्या कहा जाता है? ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। अरे मन में एक्सियल और इक्वेटोरियल का रेशियो क्या 2:1 कह दोगे? मुझे तो एक्स्ट्रा नाम बताना था, इसीलिए ये एक और आपको बात बता दी कि क्या यहाँ से एक्सियल इक्वेटोरियल का रेशियो 2:1 आ रहा है। एक्सियल को एंड ऑन कहते हैं, एंड्स पे जो है, इक्वेटोरियल को ब्रॉड साइड ऑन कहते हैं, क्योंकि क्या ये खुले में चौड़े वाले इलाके में आने वाला पॉइंट है। एंड बट लिख के यहाँ पे बता देता हूं, वेक्टर में अगर आप लिख रहे होंगे तो ई एक्सियल बराबर पता नहीं क्यों लिखोगे -2e इक्वेटोरियल। बता सकते हैं ऐसा क्यों? डायरेक्शन में उल्टे होंगे। कल मैं एक चित्र बना के आपको ये पूरी कहानी दिखाऊंगा, पर एक्सियल और इक्वेटोरियल फील्ड की डायरेक्शन हमेशा एक दूसरे से ओपोजिट होती है। कल ऐसे ये चित्र अपन शॉर्ट में बनाएंगे। ए और सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पी वेक्टर की डायरेक्शन में आता है, पर बी और डी पे इलेक्ट्रिक फील्ड -p कैप डायरेक्शन में आता है। अरे क्या डायरेक्शन दोनों का उल्टा है? मैग्नीट्यूड में ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल लिख सकते हैं, मगर वेक्टर में लिखना पड़ेगा -2e इक्वेटोरियल। अरे क्लियर है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड में दिमाग नहीं लगाना है, मान के चल रहे इलेक्ट्रिक फील्ड में आज नहीं समझना है। पोटेंशियल तक की बात में कोई डाउट हो वो आप पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की पूरी कहानी कल जब रिलेट करेंगे तब ये बात समझ में आएगी, पर क्या फॉर्मूले तो अभी लिख के जाने हैं, यहां तक लिख के रखेंगे, बाकी चीज नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहले होमवर्क लिखवा देते। लाओ भाई। हाँ भाई बोलो। देखो 2e इक्वेटोरियल तो यहां से प्रूव हुआ है, ये ट्वाइस वाली बात इन फॉर्मूले से रिलेट करनी है। ये फॉर्मूले कैसे आए ये मैं कल बताऊंगा, और डायरेक्शन के बारे में कल मैं बताऊंगा। पर जो ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल है, क्या ये यहां से दिख रहा है क्या मैग्नीट्यूड? अरे KP बाय आर क्यूब का क्या दुगना है? बस ये बात यहां से देखनी है। फॉर्मूले कैसे आए वो कल आपको बताए जाएंगे। हाँ भाई फटाफट से होमवर्क नोट करें। बिगनर्स बॉक्स 6 में क्वेश्चन नंबर 6, बिगनर्स बॉक्स 6 क्वेश्चन नंबर 6 लिखा आपने?
पेज नंबर 33 को चेक कर ले, अगर आपको ये डेरिवेशन देखने का कोई इच्छा हो तो बोर्ड वाले डेरिवेशन मॉड्यूल में पेज नंबर 33 पे दिए हैं। इसके अलावा इलस्ट्रेशन नंबर 25, इलस्ट्रेशन नंबर 25 एक्सरसाइज 1 में 3 क्वेश्चन जरूर से करने हैं, 72, 74, 76। कौन कौन से 3? 72, 74 और 76। एक्सरसाइज 2 में 4 क्वेश्चन जरूर करने हैं, ये बहुत जरूरी है। 4 क्वेश्चन में से पहला 13 नंबर, एक्सरसाइज 2 में 13 नंबर। 12 नंबर भी कर चुके अपन पहले, अरे आप 12 नंबर भी लिख लो। डाइपोल को एनक्लोज किया है, फ्लक्स बताना था। क्या आज मैंने डाइपोल का नेट चार्ज 0 बता दिया है? आप तो लिख लो 12 नंबर, 13 नंबर, 16 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 16 नंबर, फिर उसके बाद 25 नंबर और 33 नंबर। समझ रहे? 12 तो पहले का था पर वो भी मिला लिया, तो 5 क्वेश्चन हो गए। कौन कौन से बोले भाई? 2 में 12, 13, 16, 25 नंबर और 33 नंबर। एक्सरसाइज 3 में अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, वो कल की क्लास पर बेस्ड होगा। मॉडल किसका है, इसको रखें। इलेक्ट्रिक फील्ड कल पूरा समझाएंगे, डायरेक्शन वायरेक्शन सब समझाएंगे, अभी फॉर्मूले लिख दो। इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी कल डिस्कस करेंगे।